तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगले वीडियो में हमने दूसरे पार्ट का सब कर लिए थे दोस्तों, यानी पहले पार्ट में हमें अब इसमें तीसरे क्वेश्चन से शुरू करना था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, तीसरे का क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है। यानी कि एक गैसीय अभिक्रिया है, उसके वेग को आधा किया जाता है, जबकि पात्र का आयतन और उसके पात्र का जो आयतन है वो दोगुना किया जाता है। यानी कि कोई गैसीय अभिक्रिया है, उसके वेग को आधा यानी कि हाफ कर दिया जाता है तथा पात्र का आयतन दोगुना कर दिया जाता है, और उसका जो पात्र का आयतन है उसको दोगुना किया जाता है। अपक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। हमें अपक्रिया की कोटि ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, अपक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा एक क्वेश्चन है, तीसरा का क। चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, अपक्रिया की कोटि हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, हमारी फार्मूला होता है अभिक्रिया के वेग दर, यानी कि R1 बराबर हो जाएगा, R1 बराबर हमारा हो जाएगा के कोष्टक में C पावर n। ये जो दोस्तों हमारा C होता है, ये हमारा जो C होता है, ये हमारा सांद्रता होता है, सांद्रता। और यह n हमारे पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देख लीजिए, n बराबर हमारा हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है, कोटि को प्रदर्शित करता है। ये जो हमारा यन होता है, ये पावर पे जो यन है, ये हमारे अपक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है, और जो ये सी है वो सांद्रता को प्रदर्शित करता है, जबकि ये के हमारा एक नियतांक है। चलिए, अब इसमें हमारा R1 बराबर ये हो गया, तो अब हमारा R2 बराबर हो जाएगा, यानी कि अपक्रिया का वेग दर R2 बराबर हो जाएगा। सेम उसी तरह जहाँ पर हमारा C1 ये था, ये हमारा वहाँ पर C2 हो जाएगा कि C2 पे पावर n। ठीक उसी प्रकार ये भी हमारा हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब लिखेंगे, अब देखिए हमारा कंडीशन क्या कहा था, वेग को आधा किया जाता है, यानी कि वेग को आधा किया जाता है, यानी कि वेग को आधा कर दिया जाता है। तो देखिए, यानी तब हमारा R2 बराबर हो जाएगा R1/2, यानी कि जो वेग था इसको आधा किया जाता है, तो R2 बराबर हमारा R1 का आधा किया जा रहा है। यानी कि जो हमारा R1 था इसी को आधा किया जा रहा था, क्योंकि ये मैं कह रहा था गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाता है, तो इसको हमें आधा कर लिए, हमारे आधा किया जा रहा था। तो अब देखिए हमारा हो जाएगा, तो हमारा C1 बराबर देखिए, अब इसमें जब हमारा R2 बराबर R1/2 हो गया है, तो हमारा जो ये C1 था, तो C1 देखिए क्या हो जाएगा, C1 बराबर 2C2 हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ये जो दोनों था इसे हम समीकरण अपना 3 मान लेंगे। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यानी कि 2 को भाग कर देंगे, 2 को भाग देने पर, यानी कि समीकरण 1 जो है, इस समीकरण 1 और 2 को भाग देंगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, R1, ये हमारा R1 है, R1 बटा ये R2, ये हमारा दूसरा R2 है, बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये था के C1 पे पावर n, के C1 पे पावर n बटा ये हमारा के C2 पे पावर n, के C2 पे पावर n। ये देखिए के से के हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए R1 बटा R2 का मान देखिए, हमारा R2 बराबर R1/2 है, तो हमारा हो जाएगा R1/2 बराबर देखिए, ये हमारा C1 पे पावर n और C2 पे पावर n बचा, तो हो जाएगा C1 पे पावर n बटा C2 पे पावर n हो जाएगा।
अब देखिए ये हमारा इधर इसी प्रकार देखिए ये R1/2 बराबर देखिए हमारा क्या हो जाएगा। देखिए हमारा C1 यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है C1 बराबर 2C2। तो हमारा ये जो C1 है, C1 की जगह पर 2C2 लिख सकते हैं। तो हमारा 2C2 पे पावर n लिख सकते हैं बटा C2 पे पावर n लिख सकते हैं। तो देखिए हमारा C2 से C2 ख़त्म हो गया और ये n भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा R1 से R1 ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए हमारा 1/2 यहाँ पर बच जाएगा बराबर ये हमारा 2 पे पावर n बटा 1 पे पावर n, ये हमारा नीचे ये बच जाएगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ये 2 हमारा ऊपर चलेगा क्योंकि 1/2 हो जाएगा, ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर केवल 2 बचेगा। यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 बराबर हो जाएगा, ये नीचे भी पावर n है ऊपर भी पावर n है, तो हमारा ये हो जाएगा 2/1 पे पावर n, पूरे पे पावर n हो जाएगा, यानी कि 2 बच जाएगा बराबर 2 पे पावर n हो जाएगा। अब इसके घातों की तुलना कर देंगे। इस पे घात 1 है, ये हमारा बेस है और ये हमारा घात है। क्योंकि हमारे कोई भी संख्या होती है उस पर पावर 1 होता है, तो इसके घातों की अब तुलना कर देंगे तो हमारा n बराबर 1 हो जाएगा। यही हमारी अब क्रिया की कोटि तो लिखेंगे, अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख देंगे अर्थात यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ख वाला कर रहा है संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं लिखिए, यानी कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए दोस्तों संक्रमण धातुओं की विशेषताएं लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों संक्रमण धातुओं की विशेषताएं, ये देखिए हमारा तीसरा का क्वेश्चन है संक्रमण धातुओं की 2 विशेषताएं। हमें इसमें कह रहा था 2 विशेषताएं लिखिए, तो चलिए 2 विशेषताएं लिखते हैं। तो हमारा जो देखिए संक्रमण धातुओं के यौगिक अच्छे उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, यानी कि जो हमारे संक्रमण धातु होते हैं वो जो यौगिक उनसे बना होता है, उनके जो यौगिक होते हैं वो बहुत ही अच्छे उत्प्रेरक यानी कि अपक्रिया कराने के रूप में बहुत अच्छे काम करते हैं, यानी कि अपक्रिया को अच्छे से कराते हैं। अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है, संक्रमण धातुओं के यौगिक रंगीन होते हैं, यानी जो हमारा संक्रमण धातु होता है वो रंगीन होते हैं। तो ये हमारी 2 इसकी विशेषताएं हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन सी कह रहा है, यानी कि गौ वाला कह रहा है निम्नलिखित अपक्रिया में ए व बी को पहचानिए। तो चलिए दोस्तों इसके और बी को पहचानते हैं। देखिए गौ वाला क्वेश्चन हमें कह रहा है गौ, देखिए क्या दिया है, हमें दिया है, हमें रिएक्शन हमारा दिया है CH3CONH2 अपक्रिया P2O5 दिया है और ये इसे हीट यानी कि गर्म किया जा रहा है, तो हमारा A बन रहा है और फिर से इसे 4H यानी कि हाइड्रोजन से और इसे टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया किया जा रहा है, तो हमारा बी प्राप्त हो रहा है। इसे ही हमें ए और बी को निकालना है कि हमारा यहाँ पर अपक्रिया हो रहा है तो ए क्या बन रहा है और बी क्या बन रहा है। तो देखिए दोस्तों हमारा ये क्या होगा, ये हमें इसका उत्तर लिखना है। तो देखिए क्या होगा, जब ये हमारा CH3 यानी जो हमारा CH3CONH2 जब हमारा ये फास्फेरस यानी जो फास्फोरस ऑक्साइड है यानी कि P2
O5 से गर्म किया जाता है, जब इसके साथ गर्म किया जाता है दोस्तों, तो हमारा जो बनता है यहाँ पर, ये जो बन रहा है ये हमारा यहाँ पर CH3CN बन रहा है, यानी कि मेथिल सनराइड, यानी कि मेथिल साइनाइड बन रहा है यहाँ पर। CH3CN हमारा बन रहा है। अब देखिए क्या होगा जब इसकी अपक्रिया, अब ये हमारा CH3CN जब बन रहा है, जब इसकी अपक्रिया यानी कि 4H तथा SN या HCl से जब इसके अपक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो ये हमारा CH3CH2NH2 ये हमें प्राप्त होता है। यानी कि जब CH3CONH2 का अपक्रिया फास्फोरस ऑक्साइड के साथ, पेंटा ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो CH3CN बनता है। और तथा 4H या टीन या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो CH3CH2NH2 हमारा बनता है। तो देखिए यही हमें इसमें कहा था। अब इसमें ए और बी को पहचानना था, तो हमारा देखिए हमारे यहाँ पर ए के स्थान पर ये हमारा आ रहा है और बी के स्थान पर हमारा ये आ रहा है, इसी का हमें लिखना था। तो चलिए इसका नाम लिख लेते हैं। हमारा ए बराबर हो जाएगा CH3CN, तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा, हमारा इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल, ये हमारा इसका नाम हो जाएगा एथेन नाइट्राइल। और ये जो हमारा बी प्राप्त हो रहा था, यानी कि बी हमें प्राप्त हो रहा था, देखिए दोस्तों CH3CH2NH2, ये हमारा सी प्राप्त हो रहा था, यानी कि बी प्राप्त हो रहा था। तो बी का नाम हमारा देखिए क्या हो जाएगा, एथेनेमीन, ये हमारा जो है हमारा बना है, इसका नाम एथेनेमीन हो जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा ए का हो जाएगा, ए और बी को पहचाना था, तो ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो इसे हमने अगले वीडियो में लिखवा दिया था दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल, इसे हमने अच्छे से पूरा लिखवाया था, इसे आप लोग उसी तरह देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन, अगला चौथे का क देखिए क्या कर रहा है, किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, यानी कि कोई प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना है। ये हमें सिद्ध करना है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं इसे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा चौथे का क है, यानी कि हमारा चौथे क्वेश्चन का क है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, यानी कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए करना है, तो लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया, ये हमें प्रथम कोट की अभिक्रिया में से करना है। तो हमारा हम लोग जानते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के का मान हमारे होता है K बराबर 2.303/T होता है, और लॉग का बेस 10 A/A - x, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो मान लेंगे प्रारंभिक मान हमारा जो प्रारंभिक मान हमारा 100 है। मान लेंगे कि जो हमारा प्रारंभिक मान है वो पूरा 100 है। अब इसे ही हम लोग मान कर लगाएंगे, तो हमारा जब 100 हो जाएगा, तो 100 का देखिए हमें क्या कर रहे हैं, 100 का 3/4, तो हमारा इसमें सिद्ध कीजिए कि 3/4 अब क्रिया को पूर्ण करने में है, पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना है। तो हमें इसका यानी कि 3/4 निकालना पड़ेगा। तो हो जाएगा 100 का 3/4, तो हमारा 100 का 3/4 हमारा हो जाएगा। का मतलब हम लोग जानते हैं गुणा होता है, ये हमारा 100 हो जाएगा। का मतलब गुणा होता है, और ये 3/4 4 से काटेंगे, ये हमारा 25 बार में कटेगा, 25 या 75, यानी कि
75 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब हमारा ए का मान तो निकल गया, अब ए माइनस एक्स, अब देखिए क्या होगा, ए माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, ए का मान पूरा हम लोगों ने कितना 100 माना था, ए का मान पूरा हम लोगों ने 100 माना था, यानी कि प्रारंभिक मान ए का मान पूरा हम लोगों ने 100 माना था, तो हमारा 100 माइनस एक्स, यक्स का मान देखिए हमें यक्स का मान ये हमारा 75 निकला है, यक्स का मान 75 हो जाएगा, 75 घटा देंगे बराबर हमारा 25 हो जाएगा। यानी कि माना जो हमने माना था प्रारंभिक मान, ये हमारा ए का मान है, 100 ए का मान है, और ये 100 का 3/4 जो निकालने हैं ये हमारा यक्स का मान है, ये हमारा यक्स का मान है, ये हमारा ए का मान है। अब यहाँ पर ए माइनस यक्स निकालने हैं तो हमारा ए माइनस यक्स का मान 25 आया है। अब इसमें हम अपने फार्मूले में मान इसका रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हमने एक फार्मूला लिखा है, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग का बेस 10 ए माइनस एक्स, ये हमने इसका मान लिखा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हम मान रखेंगे तो के बराबर 2.303 बटा टी, टी का समय हमें देखिए इसमें क्या किया, टी हमारा 3/4 अब क्रिया को पूर्ण करने में, यानी कि 3/4 समय लग रहा है, लॉग 100, यानी कि ए का मान 100, ये हमारा लॉग हट यानी कि बेस 10 हट जाएगा, ये हमारा जो ए का मान हमारा 100 था, 100 हो जाएगा, और ए माइनस एक्स मान हमारा देखिए 25 आया है, ये हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए हमारा के बराबर 2.303 बटा 3, यानी कि टी 3/4 लॉग, ये देखिए 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी कि लॉग 4 आ जाएगा। अब देखिए अब टी 3/4 पर अब क्रिया का मान निकालना है, तो 3 भाई को यानी कि 3 यानी टी 3/4 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा टी 3/4 बराबर हो जाएगा 2.303, और ये जो के है नीचे आ जाएगा और लॉग 4 बच जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर समीकरण 1 बन गया। अब देखिए क्या होगा, अब ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर 100, यानी कि ए बराबर 100 पर, यानी कि जब ए बराबर फिर से जब 100 है तो हमारा अब क्रिया आधे पे हो रहा है, तो अब ए एक्स का मान निकालेंगे, ए माइनस एक्स, ए का मान हमारा 100 हो जाएगा, इसमें हमें यहाँ पर ए बराबर तो 100 रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे प्रारंभिक मान 100 है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, हमें इसमें अपने कॉपी में कह रहा था कि प्रथम कोड की क्रिया के लिए सिद्ध कीजिए 3/4। अब क्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्ध आयुकाल, यानी कि अर्ध यानी कि आधा, यानी कि आधा आयुकाल, यानी कि 50 का, यानी कि जो हमारा 100 है 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्ध आयुकाल करना है, यानी कि अर्ध यानी कि आधा हो जाएगा, यानी कि ए माइनस एक्स का मान 50 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर आधा करना था, यहाँ पर आधा हो जाएगा। अब अपने यानी कि फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटा टी। अब इसमें यहाँ पर जब 3/4 लिए थे, इधर हमें 3/4 पर निकालना था, ये हमें आधे पर निकालना है, क्योंकि 100 का आधा हमने 50 किया, क्योंकि हमें ये अब क्रिया आधे पर निकालनी है, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, अब यहाँ पर ए का मान यानी कि पहले लिख लीजिए ए माइनस एक्स, ये हमारा फार्मूला है। अब के बराबर हो जाएगा 2.303 बाई टी/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2, 1/2 कहिए या टी/2 दिए, बात ही बराबर है, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो एक ही हो जाएगा, टी ही हो जाएगा। और यहाँ पर लॉग ए का मान देखिए 100 है, बटा ए माइनस एक्स का मान हमारा 50 है, ये हमारा 50 हो जाएगा। अब देखिए के बराबर हो जाएगा 2.303, ये टी 1/2 लॉग, ये देखिए 50 दूना 100 हो जाएगा, यानी कि लॉग 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हमें टी 1/2 पर मान निकालना है, तो लिखेंगे टी 1/2 बराबर 2.303 बटा के
log 2, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 को भाग देने पर समीकरण 1 तथा 2 को भाग दे देंगे दोस्तों। तो हमारा समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, तो हो जाएगा t 3/4 बराबर, और बटा, ये हमारा पहले बटा में कर लीजिए, ये 3t और समीकरण 2 का t 1/2 बराबर, ये हमारा समीकरण 1 का देखिए 2.303 बाई के था, ये log 4 था, बटा ये इसका देखिए हमारा 3.303 बाई के log 2 था, ये दोनों आपस में कट जाएगा। और देखिए ये हमारा t 3/4 बटा t 1/2 बराबर, ये हमारा log 4 बटा log 2, ये हमारा बच जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं t 3/4 बटा t 1/2 बराबर, यहाँ पर देखिए 2 है तो इसे लिख सकते हैं log 2 का पावर 2 बटा log 2। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा t 3/4 बटा t 1/2 बराबर, ये 2 पावर आगे आ जाएगा, 2 log 2 बटा log 2, ये log 2 से log 2 खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहीं पर कर देते हैं दोस्तों, बस एक लाइन में हो जाएगा आंसर हमारा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, t 3/4 बटा t 1/2 बराबर, यहाँ पर कट गया सब हमारा, तो 2 बच जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो t 3/4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे t 1/2। यही हमें इसमें सिद्ध करना था दोस्तों, यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो 3/4 अपक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी अर्ध आयुकाल का 2 गुना था। तो देखिए यहाँ पर t समय में किया गया क्या, यानी कि पूर्ण करने में लगा पूरा जो समय था वो इसके 2 गुना आ गया, ये हमारा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 3/4 में किया गया जो पूर्ण किया गया अपक्रिया है वो हमें इसका 2 गुना आ गया, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है, गुणात्मक विश्लेषण में, यानी कि गुणात्मक विश्लेषण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए जटिल यौगिकों के महत्व को समझाइए। यानी कि जटिल जो यौगिक है उसके महत्व को समझाना है। चलिए दोस्तों लिखते हैं, तो चलिए दोस्तों, तो देखिए ये हमारा चौथे का ख आंसर, गुणात्मक लिखेंगे। गुणात्मक रासायनिक विश्लेषणों में, यानी कि गुणात्मक रासायनिक विश्लेषणों में उपसंयोजक यौगिक के अनेक महत्व हैं। यानी जो गुणात्मक रासायनिक विश्लेषण में जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं उनके अनेक प्रकार के महत्व हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा निकेल का गुणात्मक, यानी जो निकेल होता है Ni, जो हमारा Ni होता है, Ni जो निकेल हमारा होता है, निकेल का गुणात्मक तथा मात्रात्मक, यानी निकेल का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण लाल डाइमेथिल ग्लाइकॉक्सिन संकुल के रूप में यानी कि किया जाता है, जो कि एक कीलेट संकुल है। यानी जो हमारा निकेल है, निकेल का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण लाल डाइमेथिल ग्लाइकॉक्सिन संकुल के रूप में किया जाता है। जो इसका उपयोग है इसकी, यानी कि डाइमेथिल ग्लाइकॉक्सिन संकुल के रूप में किया जाता है, जो कि एक कीलेट संकुल है। अब देखिए दूसरा DT, यानी कि EDTA,
यानी EDTA अभिकर्मक, यानी जो EDTA अभिकर्मक होते हैं अनेक धातु आयनों, अनेक प्रकार के धातु आयनों जैसे Ca+2, Zn+2, Fe+2, CO+2, Ni+2 आदि के साथ विभिन्न रंगीन, यानी कि विभिन्न रंगीन संकुल यौगिक बनाता है, विभिन्न प्रकार के रंगीन संकुल यौगिक बनाता है, जिनका उपयोग इन धातु आयनों की पहचान करने में किया जाता है। जिनका उपयोग इन धातुओं, यानी कि जो ये धातुएं हैं, इनकी आयनों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह हमारा गुणात्मक रासायनिक विश्लेषणों के महत्व हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमारा गौ वाला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित से 1-आइडोब्यूटेन, यानी कि निम्नलिखित से, यानी कि तीसरा जो हमारा तीनों दिया है, इससे 1-आइडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण देखिए। यानी कि 1-ब्यूटेनॉल से हमें 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है, 1-क्लोरोब्यूटेन से 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है, ब्यूट1 से हमें 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है। इसका हमें रिएक्शन लिखना है, यानी कि रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए दोस्तों रिएक्शन को लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा चौथे क्वेश्चन, यानी कि चौथे क्वेश्चन का गौ पार्ट है। तो देखिए मैं कह रहा था 1-आइडोब्यूटेन से, यानी कि 1-आइडोब्यूटेन प्रस्तुत करने का रासायनिक समीकरण, यानी कि इससे हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। चलिए दोस्तों रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो देखिए हमें पहला हमें दिया है 1-ब्यूटेनॉल से प्राप्त करना है। तो पहले हमें जो 1-ब्यूटेनॉल है उसका हम लोग रासायनिक, पहले उसका हम लोग संरचना लिखेंगे, यानी कि उससे सूत्र लिखेंगे, आणविक सूत्र। तो लिखेंगे हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये हमारा 1-ब्यूटेनॉल है। ये मैंने कि यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हमारा 1-ब्यूटेनॉल है, यानी कि 1-ब्यूटेनॉल है। इससे हमें 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त करना है। तो चलिए दोस्तों इसका जब हम लोग रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ जब इसकी अब क्रिया कराते हैं दोस्तों, रेड यानी कि जो रेड फास्फोरस होता है जब उसके साथ अब क्रिया कराते हैं तो हमारा ये बनता है CH3 CH2 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 डैश आइडो, यही हमारा इसका रिएक्शन बनता है। यानी कि यही हमारा जो ये CH3 CH2 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 1 डैश हमारा जो आइडो प्राप्त हुआ, यही हमारा 1-आइडोब्यूटेन है। यानी कि इसका नाम हो जाएगा 1-आइडोब्यूटेन। ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया, ये हमें प्राप्त हो गया। यानी कि जो ये है हमारा, ये हमारा 1-ब्यूटेनॉल, ये हमारा 1-ब्यूटेनॉल है दोस्तों। जब इसका रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ कराते हैं तो 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो 1-आइडोब्यूटेन है वो हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा पहला रिएक्शन था, क्योंकि हमें 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त करना था और हमें 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए क्या दिया है। दूसरा देखिए मैं कर रहा हूँ 1-क्लोरोब्यूटेन, यानी कि 1-क्लोरोब्यूटेन से हमें प्राप्त करना है। तो पहले हम 1-क्लोरोब्यूटेन का और एक सूत्र लिख लेते हैं। तो हमारा 1-क्लोरोब्यूटेन का हो जाएगा CH3 CH2 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 क्लोरो, सेम वही रहेगा और यहाँ पर बस OH के स्थान पर Cl आ जाएगा। तो हमारा इसका नाम हो जाएगा 1-क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। ये हमारा 1-क्लोरोब्यूटेन हो जाएगा। अब इसकी अब क्रिया देखिए, अब जब इसकी अब क्रिया Na यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ जब करते हैं तथा एसीटोन के साथ कराते हैं, तब हमारा CH3 CH2 CH2 CH2I
यानी कि हमारा सेम वही, यानी कि 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त हो जाता है, यानी कि 1 आयोडोब्यूटेन, एक 1 आयोडोब्यूटेन हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, हमारा जो 1 क्लोरोब्यूटेन था, जब उसकी अभिक्रिया एसीटोन तथा सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं, सोडियम आयोडाइड तथा एसीटोन के साथ कराते हैं, तो हमारा 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त हो जाता है। ये हमारा रिएक्शन था दूसरा। अब देखिए तीसरा रिएक्शन हमारा, इसमें तीसरा रिएक्शन देखिए, हमारा तीसरा रिएक्शन देखिए, इसमें क्या करें, ब्यूट 1 इन, यानी कि जो ब्यूट 1 इन है उसका हमें पहले सूत्र लिखेंगे। तो हमारा ब्यूट 1 इन का हो जाएगा CH3CH2CH, इन दिया था तो डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि हमें 1 इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, इन का मतलब होता है एक बॉन्ड, इन का मतलब होता है दो बॉन्ड, और आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो हमें इन दिया था तो यानी कि डबल बॉन्ड हमें इसमें प्रयोग होगा, तो ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि हमारा इसका नाम हो गया वन नहीं, ये ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, ये हमारा ब्यूट 1 इन है दोस्तों। अब देखिए इसका रिएक्शन, जब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे, इसका रिएक्शन हम लोग HBr, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड तथा पराऑक्साइड के साथ जब कराएंगे, यानी HBr तथा पराऑक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे, तब देखिए हमारा क्या बनता है। अब इसमें जब HBr के साथ अब क्रिया और तथा पराऑक्साइड के साथ अब क्रिया कराएंगे, तो देखिए हमारा बनेगा CH3CH2CH2Br, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन बनेगा। ये हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन का सूत्र है। अब 1 क्लोरोब्यूटेन को अब देखिए क्या करेंगे, सेम यही वाला हमें प्राप्त हुआ है दोस्तों। देखिए ये हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन था, ये भी हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसी रिएक्शन को देखिए यहाँ पर CH3CH2CH2Br, यानी कि 1 क्लोरोब्यूटेन को जैसे यहाँ पर किए थे NaI, यानी कि सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, जब इस एसीटोन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमारा 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा, यानी कि CH3CH2CH2I, ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यह हमारा हो जाएगा 1 आयोडोब्यूटेन, ये हमारा प्राप्त हो गया दोस्तों। यही हमारा रिएक्शन था, तीसरा वाला रिएक्शन हो गया, और ये हमारे पहले और दूसरे रिएक्शन है। तो जय हिंद। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें चौथा क्या कह रहा है, एक एरोमेटिक यौगिक, यानी कि कोई एक एरोमेटिक यौगिक A जलीय अमोनिया के साथ गर्म करने पर, यानी कि जलीय अमोनिया है उसके साथ गर्म किया जाता है, गर्म करने पर यौगिक B बनता है, यानी कि जब गर्म किया जाता है तो यौगिक हमारा B बनता है, जो Br यानी कि Br2 यानी कि ब्रोमीन तथा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर अणुसूत्र C6H7n वाला यौगिक C बनाता है। A, B तथा C यौगिकों की संरचना या उनके नाम लिखिए, हमें इसका संरचना बनाना है तथा उसका नाम लिखना है। चलिए इसको भी करते हैं। इसमें दोस्तों केवल हमें जो ABC यानी A और ये हमारा जो BC जो हमारे यौगिक बन रहे हैं, इन यौगिक का संरचना और उनके नाम लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पहला देखिए, पहला दिया एरोमेटिक यौगिक, पहले एरोमेटिक यौगिक यानी कि पहले बनाते हैं उसको।